हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पर जो है वन दरोगा की तैयारी कर रहे हैं। और इसमें जो है हमने फिजिक्स के यहाँ पे 3 चैप्टर कवर कर लिए हैं। ठीक है दोस्तों, और जो है केमिस्ट्री के हमने 4 चैप्टर कवर कर लिए हैं। तो इसी में दोस्तों आगे आता है आपका अगला पार्ट जो फिजिक्स का, उसमें आता है कार्य तथा ऊर्जा। ठीक है, यानी वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, तो इसमें ये आपका बेसिकली अगला टॉपिक बनता है, यानी चौथा चैप्टर। यानी आज ये है हमारा 8वां चैप्टर है। तो दोस्तों, इसको जैसे कि वन दरोगा की जो हम तैयारी कर रहे हैं, इसको मैं आपको जल्दी से जल्दी आपको पूरी कराने की कोशिश करूँगा। अब देखिए, आज तक दोस्तों जो है हम दिन में एक वीडियो यहाँ पे अपलोड कर रहे थे वन दरोगा की। तो आज से जो हमने नया रूटीन तैयार किया है, आज से जो है आपको 2 वीडियो यहाँ पर साइंस की यहाँ पे देखने को मिलेगी, जो कि जल्दी से जल्दी हम क्लास 9th का सिलेबस कंप्लीट कर दें, और उसके बाद जो है क्लास 10th का यहाँ पे सिलेबस यहाँ पे हम कंप्लीट करने की सोचेंगे। ठीक है, जो कि हम एनसीईआरटी से यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो एनसीईआरटी बुक के हम 9th और 10th के यहाँ पे जो है सारे चैप्टर कवर करने वाले हैं। जैसा कि आपको 9th और 10th से ही यहाँ पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, चलते हैं आज अगले चैप्टर पे, कार्य तथा ऊर्जा। तो देखते हैं हम इसमें जो क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहला आता है आपका कार्य। कार्य हो गया, कार्य का मात्रक। ठीक है, तो कार्य का मात्रक आपका जूल होता है। 1 जूल में 1 न्यूटन और 1 मीटर होता है। ठीक है, 1 न्यूटन एंड 1 × 1 मीटर आपका 1 जूल कहलाता है। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे, पूरा पढ़ेंगे। कार्य का मात्रक हो गया। ठीक है, इसको पढ़ेंगे। कार्य बराबर फोर्स इंटू विस्थापन। ठीक है, बल गुणा विस्थापन। उसके बाद किया गया कार्य। ऊर्जा पढ़ेंगे। तो एनर्जी जो बेसिकली आपकी ऊर्जा, तो ऊर्जा को देखेंगे किस रूप से ऊर्जा होती है। ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा। तो इन सभी को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद शक्ति देखेंगे कि शक्ति किसे कहते हैं, कार्य करने की दर क्या होती है एक शक्ति में, जो है किस प्रकार से यहाँ पे कार्य अपॉन समय होता है। तो ये सभी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम चैप्टर पे। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसा कि अब देखिए यहाँ पे है कार्य। तो कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे कि आप सभी को पता है, अगर हमें कोई भी कार्य करना है तो हमको किसकी आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता। जैसे हम मनुष्यों को ऊर्जा कहाँ से मिलती है, हमको भोजन से यहाँ पे ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो विभिन्न प्रकार के टर्म होते हैं, उनको जो है कार्य करने के लिए यहाँ पे बेसिकली ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो इसमें देखें, सजीवों में जो ऊर्जा होती है, यानी सजीव जो हम जीव जंतु वगैरह हैं, ठीक है, जो प्राणी हैं, तो उनको जो है यहाँ पे भोजन की आवश्यकता होती है, जिससे कि यहाँ पे ऊर्जा मिलती है और उससे हम कार्य करते हैं। और जो मशीन होती है, ठीक है, हमारी जो मशीनें होती हैं, तो उनको जो है बेसिकली ईंधन से यहाँ पे ऊर्जा मिलती है। जैसे आपकी गाड़ी वगैरह होगी, ठीक है, तो गाड़ी क्या है, एक मशीन है। तो इसको जो है पेट्रोल चाहिए या डीजल चाहिए। ठीक है, तो इससे उसको जो है ऊर्जा मिलती है और जिससे वह कार्य करती है। तो देखते हैं आगे। आगे आता है कठोर कार्य करने के बावजूद कुछ अधिक कार्य नहीं। तो देखिए, सभी प्रक्रिया होती है, जैसे लिखना हो गया, पढ़ना हो गया, चित्र बनाना, सोचना, विचार विमर्श करना। तो इसमें जो भी प्रकार की यहाँ पे कार्य करते हैं, उसमें ऊर्जा व्यय होती है। लेकिन वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार इसमें जो है थोड़ा सा नगण्य कार्य हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो है नगण्य कार्य यानी ना के बराबर कार्य हुआ है, लेकिन कार्य तो हो रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसके उदाहरण आते हैं। पहला आता है, एक व्यक्ति किसी दीवार या चट्टान को धकेलने के लिए पूर्णतः थक जाता है, लेकिन दीवार के न हिलने के कारण कोई कार्य नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे इसका उदाहरण आता है, आपका कार्य तो नहीं हो रहा है, लेकिन आपकी ऊर्जा यहाँ पे खत्म हो रही है। ठीक है, तो ऊर्जा यहाँ पे बेसिकली खत्म तो हो रही है, लेकिन यहाँ पे कार्य नहीं हो रहा है। अगला टर्म इसी में आता है, एक व्यक्ति जो है भारी सूटकेस को लेकर बिना हिले डुले खड़े के खड़े थक जाता है, लेकिन स्थिर होने के कारण उसने कोई कार्य नहीं किया। लेकिन यहाँ पे भी वही कंडीशन है, कार्य तो आपका नहीं होता है, लेकिन जो है आपकी ऊर्जा यहाँ पे खत्म होती है। ठीक है, एनर्जी जो यहाँ पे लॉस होती है। तो देखते हैं आगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप चित्र में। अब देखिए, जो कार्य किया जाता है जब, ठीक है, जब क्या होता है, तो देखेंगे हम, जब एक चलती हुई वस्तु को विरामावस्था में लाया जाए। जैसे कोई चलती हुई वस्तु है या कोई पिंड है जो आपका गति कर रहा है वी वेलोसिटी से, तो अगर हम इसकी गति को यहाँ पे कम कर दें या रोक दें, तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसको विरामावस्था में ला दें तो समझ लें हमने कोई यहाँ पे कार्य किया है। अगला आता है, एक वस्तु को विरामावस्था से चलना शुरू कर दे। अगर कोई पिंड है यहाँ पे विरामावस्था में है, तो अगर हम इसको जो है इस पर फोर्स लगाते हैं, ठीक है, एफ फोर्स अगर यहाँ पे लगाते हैं, अगर ये वी वेलोसिटी से यहाँ पे
जो है मोशन शुरू कर देता है, तो बेसिकली हम कहेंगे इसने यहाँ पे कार्य किया। अगला आता है एक गतिमान वस्तु का वेग परिवर्तन कर दे। ठीक है, तो गतिमान वस्तु है जैसे कोई भी पिंड है आपका जो v वेग से गति कर रहा है। अगर हो सकता है हम इस दिशा में यहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो इसका जो है वेग यहाँ से फिर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वेग जो बढ़ेगा बेसिकली हमने यहाँ पे कार्य किया। या हो सकता है हम इस दिशा में यहाँ पे फोर्स लगाएं, तो इस डायरेक्शन में अगर फोर्स लगाएंगे तो इसका जो है वेग यहाँ पे कम हो जाएगा। तो वेग कम हो जाएगा यानी वेग परिवर्तन हो रहा है, तो उसमें भी कहा जा सकता है कि हमने यहाँ पे कार्य किया है। अगला आ जाता है एक वस्तु का आकार परिवर्तन हो जाए। ठीक है, तो कोई वस्तु है अगर हम उस पर प्रेशर डालते हैं, तो प्रेशर डालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी लगाएंगे हम, तो एनर्जी लगाएंगे तो बेसिकली यहाँ पे कार्य होगा। अगर ये इसका आकार परिवर्तन हो जाता है तो इसका कार्य होता है। और जैसे कि आप प्रीवियस में देख सकते हैं, इस पर यहाँ पे देखो, जैसे दीवार पर बल लगाते हैं लेकिन दीवार जो है गति में नहीं होती है, अतः यहाँ पे कार्य तो नहीं होता है। ठीक है, लेकिन आपका जो है एनर्जी यहाँ पे लॉस होती है। तो बेसिकली यहाँ पे ऐसा होता है। अब देखिए जो कार्य की वैज्ञानिक संकल्पना थी वो है कार्य किया जाता है जब एक वस्तु में गति उत्पन्न होती है। तो बेसिकली अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कहा जाए तो कार्य तब होता है जब वस्तु में जो है यहाँ पे गति उत्पन्न हो जाए। ठीक है, तो अगर वस्तु में गति उत्पन्न होती है तो इसका मतलब यहाँ पे कोई कार्य हुआ है। आगे देखिए कार्य किया जाता है जब वस्तु पर बल लगाया जाता है। तो कार्य बेसिकली तब किया जाता है जब कोई वस्तु पर हम क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं। तो बेसिकली हम कहेंगे यहाँ पे कार्य हो रहा है और वस्तु जो है बल के प्रभाव से यहाँ पे जो है गतिशील हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है कार्य करने की दशा। ठीक है, तो जो कार्य करने की दशा होती है वस्तु पर बल लगना चाहिए और जो है वस्तु यहाँ पे विस्थापित होनी चाहिए। आपकी किसी भी दिशा में वस्तु विस्थापित हो सकती है। उदाहरण के लिए आ जाता है आपका, देखिए एक साइकिल सवार जो है साइकिल पे अगर पैडल मारता है तो बेसिकली आप यहाँ पे कहेंगे यह कार्य हो रहा है। एक व्यक्ति जो है बोझे को ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ले जा रहे हैं तो वहाँ पे भी आपका कार्य हो रहा है। अगला आता है अगर हम मानेंगे कि कार्य कहाँ पे नहीं हो रहा है, जब एक कुल्ली वजन लेकर स्थिर खड़ा है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति है या कुल्ली है कोई भी है, तो अगर वो बेसिकली यहाँ पे वजन लेकर यहाँ पे खड़ा है तो बेसिकली यहाँ पे आपका कार्य नहीं होगा। ठीक है, कार्य तब होगा जब यह जो है मोशन करेगा, जब यह गति करेगा तभी यहाँ पे कार्य होगा, लेकिन यहाँ पे एनर्जी का लॉस होगा, लेकिन यहाँ पे जो है कार्य नहीं होगा। अगला आता है व्यक्ति दीवार पर बल लगा रहा है। तो कोई व्यक्ति अगर दीवार पे बल लगाता है तो वहाँ पे बेसिकली आपका माना जाता है कि कार्य नहीं हो रहा है। आगे चलते हैं। अगला टर्म आता है इसमें, अगला देखिए आता है इसमें एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, तो एक जो नियत बल होता है उसके द्वारा किया गया कार्य। तो एक गतिमान वस्तु पर जब किया गया कार्य वस्तु पर लगे बल तथा वस्तु के बल की दिशा में किए गए कार्य के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो बेसिकली जो आपका कार्य होता है तो वो आपका जो वहाँ पे बल लगता है और जो बल की दिशा में विस्थापन होता है उसके बराबर यहाँ पे आपका कार्य होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप W यानी वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू आपका विस्थापन यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए जो कार्य का मात्रक होता है वो आपका जूल होता है। ठीक है, जैसा कि आपको भी पता होगा जो कार्य का मात्रक होता है वो जूल होता है या न्यूटन मीटर होता है। ठीक है, तो न्यूटन मीटर या जूल को हम यहाँ पे कार्य कहते हैं। आगे आता है जूल। तो देखिए जब एक बल वस्तु को बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित करता है, तो कोई वस्तु है या कोई पिंड है आपका, अगर इस वस्तु को जो है यहाँ पे 1 मीटर विस्थापित किया जाता है तो क्या होता है आपका, जिसमें जो है 1 जूल कार्य होता है। ठीक है, तो 1 मीटर विस्थापित किया जाए वस्तु को तो उसको आप बेसिकली ये वस्तु है आपकी। ठीक है, अगर आप इस पर 1 न्यूटन का बल लगाते हैं और 1 मीटर यह विस्थापित होती है तो आपका बेसिकली यहाँ पे 1 जूल कार्य होगा। तो 1 जूल को आप परिभाषित इस प्रकार से कर सकते हैं, 1 जूल बराबर आपका 1 न्यूटन गुणा 1 मीटर। ठीक है, तो 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर यहाँ पे आपका आ जाएगा। आपको इसको याद रखना है। अगला पॉइंट आ जाता है इसमें, कार्य का जो है परिमाण निम्न दशाओं पर निर्भर करता है। तो जो आपका कार्य होता है वो होता है बल का परिमाण पे निर्भर करता है। ज़्यादा बल लगता है तो ज़्यादा कार्य किया जाता है। ठीक है, और कम बल लगता है आपका तो कम कार्य यहाँ पे होता है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है आपका विस्थापन। ठीक है, तो विस्थापन बेसिकली अगर ज़्यादा विस्थापन होगा तो ज़्यादा कार्य किया जाएगा, कम विस्थापन होगा तो कम कार्य आपका किया जाता है। तो इस प्रकार से धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य कार्य। अब देखते हैं धनात्मक कार्य क्या होता है, ऋणात्मक कार्य क्या होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे देख सकते हैं।
तो कोई भी बल होता है आपका, उस बल में, जैसे मैंने आपको दीवार वाला एग्जांपल दिया था, अगर आप दीवार पे बल लगाते हैं तो वहाँ पे आपका कार्य क्या हो रहा है, कार्य तो शून्य हो रहा है, ठीक है। तो जैसे आपका धनात्मक कार्य हो सकता है, ऋणात्मक कार्य, और आपका शून्य कार्य यहाँ पे हो सकता है। तो देखिए कार्य धनात्मक कब होता है, तो जो आपका कार्य धनात्मक होता है जब बल वस्तु की गति की दिशा में लगाया जाता है, ठीक है। अब देखिए जब वस्तु की गति जैसे इस प्रकार से इधर को है, अगर वस्तु इधर को मोशन कर रही है, तो अगर हम इसी दिशा में यहाँ पे फोर्स लगा दें तो इसका बेसिकली आपका धनात्मक कार्य यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इसका उदाहरण आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक बच्चा जो है खिलौने की गाड़ी को पृथ्वी के समांतर खींचता है, तो यह आपका धनात्मक कार्य होता है, ठीक है। तो जो खिलौने वाली गाड़ी होती है, अगर बच्चा जो है पृथ्वी के समांतर खींचता है तो आपका धनात्मक कार्य यहाँ पे होता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। अगला आता है दूसरा टर्म ऋणात्मक कार्य। तो देखिए ऋणात्मक कार्य किसको कहते हैं, तो ऋणात्मक कार्य तब होता है आपका जब बल जो है वस्तु की गति की विपरीत दिशा में लगाया जाता है। तो जैसे अगर कोई वस्तु ये है, कोई पिंड है, अगर इसकी गति इस दिशा में है और आपका जो है फोर्स इधर को लगता है, तो आपका ये आपका ऋणात्मक कार्य यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हो सकता है 180 डिग्री के कोण पर यह होता है, ठीक है। तो आपका जो है गति की दिशा अगर इधर को है और जो फोर्स है उसकी दिशा इधर को है, तो आपका यहाँ पे ऋणात्मक कार्य यह कहलाएगा। उदाहरण के लिए देख सकते हैं हम, तो जब जमीन पर रखी फुटबॉल को किक मारते हैं तो फुटबॉल किक मारने की दिशा में चलती है, ठीक है। तो यह आपका धनात्मक कार्य होता है। लेकिन जब फुटबॉल रुकती है तो उस पर जो है घर्षण बल वहाँ पर गति की दिशा में विपरीत दिशा में यहाँ पे कार्य करता है, तो यहाँ पे कार्य आपका ऋणात्मक हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये आपकी फुटबॉल है और यहाँ पे जो है आपका किक मारा जाता है इस दिशा में। तो फुटबॉल ये यहाँ से चलती है, गति करती है, उसके बाद जो है यहाँ पे आता है तो घर्षण बल आपका इधर को लगता है, ठीक है। तो बेसिकली आपका जो है फुटबॉल रुक जाती है, तो ये आपका ऋणात्मक कार्य कहलाएगा। अगला पॉइंट आता है कार्य शून्य कब होता है। तो कार्य जो बेसिकली आपका शून्य होता है जब लगाए गए बल और गति की दिशा में 90 डिग्री का कोण होता है, ठीक है। तो अगर आपका बल इधर को लगा रहे हैं आप, ठीक है, और जो आपका कार्य है और जो आपकी गति की दिशा है वह बेसिकली इधर को हो सकती है, तो आपका ये कार्य यहाँ पे शून्य कहलाया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसका बेस्ट उदाहरण यहाँ पे दिया है। तो चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों तरफ जो है गोलीय पथ पे गति करती है। यहाँ पर पृथ्वी का गुरुत्व बल चंद्रमा की गति की दिशा के साथ 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बनाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, उदाहरण दिया है एक, ये अर्थ है आपकी और ये आपका चंद्रमा का पथ है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे गति की दिशा तो ये है, ठीक है। चंद्रमा की अगर गति यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे ये आपका अर्थ है, ठीक है, पृथ्वी, और ये आपका चंद्रमा का पथ हो गया, ठीक है। तो चंद्रमा का पथ तो इस प्रकार का है, लेकिन अगर इस एकांक क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ पे इसका पथ रेखीय है, ठीक है। ये सीधी दिशा में यहाँ पे गति कर रहा है, तो इसकी गति की दिशा यहाँ पे ऐसी होगी, लेकिन आपका कार्य जो है इस दिशा में हो रहा है, ठीक है। इस दिशा में यहाँ से, अब यहाँ पे आपका गति की दिशा इस दिशा को हो जाएगी, यहाँ पे आपकी गति की दिशा इस प्रकार से हो जाएगी, ठीक है। अगर इसको छोटे छोटे पॉइंट में डिवाइड करें तो इसको, इसकी दिशा यहाँ पे हो जाएगी, इसकी दिशा यहाँ पे होगी, लेकिन आपका कार्य जो है दूसरी दिशा में हो रहा है। तो यहाँ ये आपका बेसिकली जो है शून्य कार्य कहलाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। अगला पॉइंट आता है आपका, तो ऋणात्मक चिन्ह का अर्थ होता है कि पृथ्वी के गुरुत्व बल के विपरीत कार्य हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपका पृथ्वी का गुरुत्वीय बल इधर को लग रहा है, ठीक है, जैसे कि आपको पता है गुरुत्वीय बल यहाँ से लगता है, तो इसके विपरीत अगर कार्य हो रहा है तो ऋणात्मक चिन्ह यहाँ पे आपका यूज होगा, और धनात्मक कार्य जो है पृथ्वी के गुरुत्व बल की दिशा में किया जाएगा, ठीक है। अगर पृथ्वी के गुरुत्व बल की दिशा ये है और अगर आपका कार्य भी इसी दिशा में हो रहा है तो आपका जो है धनात्मक कार्य यहाँ पे कहलाएगा। इसका एक उदाहरण दिया गया है, एक कुल्ली जो है आपका 15 केजी का बोझ जो है जमीन से उठाकर 1.5 मीटर जमीन के ऊपर अपने सिर पर रखता है, तो उसके द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो किस प्रकार से होगा। तो अगर बोझ का द्रव्यमान आपका 15 केजी है, ठीक है, मास अगर आपका 15 केजी है, विस्थापन आपका कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर यहाँ पे हो जाएगा। तो आप यहाँ से आराम से कार्य निकाल सकते हैं। तो कार्य बराबर आपका आ जाएगा बल गुणा विस्थापन, ठीक है। तो बल आपका 15 केजी हो गया और विस्थापन आपका 1.5 मीटर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका तो ये बेसिकली आपका 22.5 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो 22.5 यहाँ पे आपका कार्य हो रहा है, लेकिन अगर जी की बात करें, ठीक है, तो जी भी यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो जी इक्वल टू यहाँ पे आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा।
तो जी, अगर जी से यहाँ पे गुरुत्वीय जो बल होता है अगर इससे मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आपका 225 न्यूटन मीटर यहाँ पे आपका कार्य हो जाएगा, यानी 225 आपका जूल यहाँ पे कार्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं किया गया कार्य आपका जो है 225 जूल होगा। अगला आता है ऊर्जा। तो सूर्य ऊर्जा यानी एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी जो बेसिकली होती है आपकी, सूर्य जो है आपका सन आपका जो है सबसे बड़ा यहाँ पे स्रोत ऊर्जा का होता है। अधिकतर ऊर्जा जो है आपकी स्रोत जो है सूर्य से उत्पन्न होते हैं। कुछ ऊर्जा जो है परमाणुओं में नाभिक, पृथ्वी के आंतरिक भाग और ज्वार भाटों के कारण यहाँ पे प्राप्त होती है, ठीक है। तो पृथ्वी में जो बेसिकली आपकी ऊर्जा है वो तो आपके एक तो नाभिक से होती है ऊर्जा प्राप्त, दूसरा आपका पृथ्वी के आंतरिक भाग से होती है, ठीक है, जो पृथ्वी के अंदर के भाग रहते हैं, और तीसरा आ जाएगा आपका जो ज्वार भाटा आता है समुद्र में, उससे आपकी ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब देखिए ऊर्जा की अगर परिभाषा की बात करें तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। बेसिकली आपका सिंपल सा टर्म है आपका यहाँ पे, ये आपको इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे याद रखना है, नोट कर लेना है, ठीक है। तो कार्य आपका बेसिकली उसको कहेंगे जब कार्य करने की क्षमता को यहाँ पे ऊर्जा कहेंगे। इसको आपने नोट कर लेना है। अगला पॉइंट आ जाता है आपका, किसी वस्तु में जो निहित ऊर्जा होती है उस वस्तु द्वारा किए जाने वाले कार्य जो है कार्य के बराबर होती है। कार्य करने वाली वस्तु में ऊर्जा की हानि होती है तथा जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। तो आपका जो कोई पिंड है या कोई वस्तु है, अगर उस पर कार्य किया जाता है, ठीक है, तो उसकी ऊर्जा में क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक है। और अगर जो आपकी वस्तु है, अगर उस पर जो कार्य होता है, अगर कार्य के बराबर आपकी वहाँ पे ऊर्जा होती है, तो जो है यहाँ पे ऊर्जा की हानि आपको देखने को मिलती है। तो ऊर्जा की बात करें, यह एक अदिश राशि है, ठीक है, अदिश राशि है, ये भी आपको यहाँ से याद रखना है, ऊर्जा एक अदिश राशि है। अगला आ जाएगा ऊर्जा का मात्रक। तो ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है वो आपका जूल होता है, ठीक है। तो ऊर्जा का जो अगर बड़ा मात्रक आ जाए तो आपका जो है यहाँ पे किलो जूल आ जाएगा, ठीक है। तो किलो जूल आपका अगर बड़ा मात्रक आ जाएगा, अगर ऊर्जा आपको जो है ज़्यादा उसमें दी होगी तो आपका किलो जूल में मापा जाएगा, और अगर कम मात्रा में दी होगी तो यहाँ पे जूल में आप इसको मापेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, एक जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा जो है 1 जूल है, ठीक है। तो 1 जूल कार्य करने के लिए जो आपकी ऊर्जा चाहिए होगी वह 1 जूल कहलाती है। यहाँ पे ऊर्जा के रूप देख सकते हैं कि एनर्जी के जो है टाइप कितने प्रकार के होते हैं। तो आपका पहला आ जाएगा गतिज ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा। तो इस प्रकार से आप ऊर्जा के जो है रूप यहाँ पे देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, आगे आता है आपका यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। तो यांत्रिक ऊर्जा बेसिकली किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को जो है यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आपका जो है गतिज ऊर्जा और जो आपका स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है, तो वो बेसिकली आपका यांत्रिक ऊर्जा कहलाएगा। अगला आता है यांत्रिक ऊर्जा, यानी किसी वस्तु की गति और स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो बेसिकली हम अगर इसको डिफाइन करें, मैकेनिकल एनर्जी होती है जो आपकी किसी वस्तु की जो है गति या स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है, ठीक है। तो किसी वस्तु की जो है गति या स्थिति के कारण आपकी कार्य करने की क्षमता, ठीक है। तो अगर गति के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं, और अगर जो है आपकी स्थिति के कारण उसमें जो ऊर्जा रहती है उसको बेसिकली यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो गतिज ऊर्जा पढ़ते हैं हम, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। तो किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के कारण कार्य करने की क्षमता उसकी गतिज ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। तो जो गति के कारण बेसिकली जो ऊर्जा होगी आपकी वह आपकी गतिज ऊर्जा यहाँ पे कहलाई जाएगी। तो गतिज ऊर्जा के उदाहरण आपके आ सकते हैं, जैसे एक गतिशील क्रिकेट बॉल होती है, ठीक है। तो क्रिकेट बॉल जो होती है आपकी, अगर वह गति कर रही है, ठीक है, माना अगर आपने क्रिकेट बॉल थी आपके पास, आपने यहाँ से वो थ्रो की तो वो आगे जाएगी, तो उसमें जो ऊर्जा होगी वो गति के कारण रहेगी। तो उसकी बेसिकली ये आपकी गतिज ऊर्जा कहलाती है। जैसा बहता हुआ पानी है, आपने देखा होगा नदी नालों में वगैरह में, तो जो आपका बहता हुआ पानी रहता है उसमें बेसिकली कौन सी ऊर्जा रहती है, उसमें आपकी गतिज ऊर्जा रहती है। गतिशील गोली हो गई आपकी, बहती हुई हवा होगी, ठीक है। हवा अगर बह रही है तो हवा किसी न किसी गति से आपकी बह रही होगी, तो जिस गति से बह रही होगी वो आपकी जो है गतिज ऊर्जा वहाँ पे कहलाएगी। अगला आ जाएगा गतिशील कार होगी। तो यहाँ पे काफ़ी उदाहरण दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं।
लुढ़कता पत्थर हो गया, उड़ता हुआ हवाई जहाज वगैरह। तो ये आपके बेसिकली गतिज ऊर्जा के उदाहरण है। आगे देखिए, गतिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु के वेग के समानुपाती होती है। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो आपकी गतिज ऊर्जा होती है यानी काइनेटिक एनर्जी होती है आपकी, वो जो है वस्तु के द्रव्यमान यानी वस्तु का मास हो गया m, और जो है उसके वेग, वेग आपका v हो गया, तो इसके समानुपाती होती है। तो बेसिकली आपका जो गतिज ऊर्जा का हो गया आपकी वस्तु का जो है मास और उसके द्रव्यमान के यहाँ पे समानुपाती होती है। तो अगर गतिज ऊर्जा की सूत्र की बात करें तो जो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है, अगर कोई वस्तु m द्रव्यमान की है, ठीक है, m द्रव्यमान की वस्तु है यहाँ पे, और वो जो है आपका एक समान वेग u से गतिशील है। अगर इसका वेग यहाँ पे u है तो ये गतिशील है इस दिशा में, ठीक है। और इस वस्तु पर जो है नियत बल F विस्थापन की दिशा में लगता है, ठीक है। और अगर इसी दिशा में यहाँ पे इस पर एक बल F लगाया जाता है तो जो है वस्तु जो है s दूरी तक विस्थापित हो जाती है। तो यहाँ पे जो है s दूरी तक यहाँ पे जो है ये अगर वस्तु विस्थापन करती है तो इसका वेग जो है यहाँ से u से v हो जाएगा। अब देखियो यहाँ पे जो आपका वेग परिवर्तन हो रहा है, वेग परिवर्तन इसलिए हो रहा है क्योंकि जो इसकी गति है इस दिशा में है, लेकिन आपका फोर्स भी अगर इसी दिशा में लगाया जाता है, ठीक है। तो इसी को हमने क्या कहा था, धनात्मक, यहाँ पे धनात्मक कार्य कहा था, ठीक है। तो जो धनात्मक कार्य है वो आपका इस दिशा में हो रहा है, तो विस्थापन इसमें अब क्या है, ज़्यादा हो जाएगा। तो इस वजह से इसमें जो है इसका वेग परिवर्तन हो जाएगा। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था जो आपका वेग परिवर्तन की दर होगी उसे हम त्वरण कहते हैं, ठीक है। तो आपका ए त्वरण इसमें यहाँ पे उत्पन्न हो जाएगा। तो आपका जो किया गया कार्य होगा वो आपका W = F/s होगा, ठीक है। तो कार्य आपका यहाँ पे देख सकते हैं, कार्य जो आपका होगा W = F/s होगा। उसके बाद अगर F की बात करें तो ma, F जो होता है आपका ma के बराबर होता है, ठीक है। ये मैंने पिछले चैप्टर में आपको पढ़ाया था। जो फोर्स होता है वो द्रव्यमान और आपका त्वरण के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर इसको ले लें तो W = यहाँ पे हो जाएगा, F की जगह ma ले लें इंटू जो आपका s हो गया विस्थापन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये ma/s आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम आगे चलें तो देखिए, गति के तीसरे समीकरण के अनुसार जो u, v, s और a में जो संबंध था वो था आपका v² - u² = 2as। यहाँ पे हमने पिछली क्लास में ये पढ़ा था। तो अगर s की बात करें तो s कितना होगा, यहाँ से आ जाएगा आपका v² - u² / 2a, यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर दूसरे और तीसरे समीकरण से f और s का मान अगर समीकरण में रख दें, ठीक है, तो f का मान आपका क्या रखना है, f का मान आपका जो है F = ma रखना है, ठीक है। और s का मान आपका अगर इसको समीकरण में रख दें तो यहाँ से ये समीकरण बन जाता है आपका ma × v² - u² / 2a, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका ये बन जाएगा, और यहाँ से आपका जो है a से a कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका m × v², ठीक है, m × v² बचा यहाँ माइनस u² / 2a, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये बचा, तो इसके बराबर करें तो ये हाफ जो हो गया mv² के यहाँ पे बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी जो u है, u आपका जो है यहाँ पे 0 हो जाएगा। u 0 इसलिए होगा जो उसकी, जैसे मैंने पिछले चैप्टर में भी आपको बताया था, प्रारंभिक गति इसकी क्या रहेगी, प्रारंभिक गति तो शून्य रहेगी, ठीक है। तो जो आपका इनिशियल वेग रहेगा यहाँ पे वो आपका 0 रहेगा, लेकिन अंतिम वेग तो v है, ठीक है। तो अगर यहाँ से v² - u² में से अगर इसका 0 है तो यहाँ पे 0, ये इस टर्म, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा यहाँ पे, और mv², ठीक है। और हाफ आपका ये बचा था, एक से एक कैंसिल हो गया था, तो इस प्रकार से आपका ये हाफ mv² यहाँ पे बच जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे यही फार्मूला यहाँ पे आपका निकला है। तो W = आ जाएगा आपका 1/2 mv², यानी जो काइनेटिक एनर्जी है आपकी, ठीक है, यानी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आपका यहाँ से निकल जाएगा हाफ mv²। तो आपको बेसिकली ये फॉर्मूला, ज़्यादा कुछ नहीं, ये सूत्र व्युत्पत्ति याद नहीं रखनी है आपको, ये यहाँ पे पॉइंट याद रखना है। जो आपकी गतिज ऊर्जा होती है वो आपका हाफ mv² होती है। m जो है आपका वस्तु का द्रव्यमान है, और v जो आपका अंतिम वेग है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, एक दिया है 15 kg द्रव्यमान की एक वस्तु है 4 मीटर पर सेकंड से एक समान वेग से गतिशील है। तो आपका यहाँ पे मास आ जाएगा आपका 15 kg, और जो आपका वस्तु आ गया 4 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से यहाँ पे गति कर रही है। तो
वेग आ जाएगा आपका यहाँ पे 4 मीटर/सेकेंड, ठीक है। और जो है वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो गतिज ऊर्जा आपको निकालनी है तो सिंपल सा आपको इसको हाफ mv² वाले फॉर्मूले में रख देना है। तो हाफ इक्वल, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी आपका आ जाएगा हाफ m आ जाएगा आपका 15 इंटू वी आ जाएगा आपका यहाँ पे 4 × 4, ठीक है। तो आ जाएगा आपका ये 2 से अगर 4 काट दें 2, तो आ गया 15 दूनी 30 चक्कू 12 यानी 120 जूल, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 120 जूल, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। अगला आता है आपका स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों में से मैं कहता हूँ कि आपका जो है इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जो है बनने वाला है। तो देखिए इस प्रकार से अगर देखते हैं तो स्थितिज ऊर्जा जो है किसी वस्तु की स्थिति या उसके आकार में परिवर्तन के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो वस्तु में जो बेसिकली आपकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसमें, तो स्थिति कैसी भी हो सकती है, उसके आकार में परिवर्तन के कारण हो सकती है, ठीक है। तो उसको हम बेसिकली स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। तो उदाहरण यहाँ पे देख लो, बांध में जमा किया गया पानी। तो जो आपका बांध में आपने देखा होगा, डैम देखा होगा कहीं पे, तो अगर आपका ये नदी चल रही है तो यहाँ पे आपका डैम बना है, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे पानी रुका रहता है, ठीक है। तो पानी रुका रहता है तो ये पानी क्या है, यहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो पानी की जो स्थिति है यहाँ पे स्थिर है पानी, तो यहाँ पे जो स्थिर के कारण यहाँ पे जो इसमें ऊर्जा उत्पन्न हो रही है ये आपकी स्थितिज ऊर्जा बेसिकली कहलाती है। और अगर यह पानी आपका जो है यहाँ से टरबाइन से छोड़ दिया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है बहुत सारा पानी जमा हुआ है, ठीक है। तो अगर इसको टरबाइन से छोड़ दिया जाता है तो यहाँ जो है यहाँ आपका पानी छोड़ दिया जाता है तो टरबाइन यहाँ पे आपकी घूमने लगती है, ठीक है। तो टरबाइन घूमने लगती है तो वो टरबाइन क्यों घूमती है, इसकी स्थिति के कारण, ठीक है, जो इसमें उपस्थित स्थितिज ऊर्जा रहती है। तो आपका बेसिकली आपका टरबाइन से जो है आपकी विद्युत उत्पन्न की जाती है, ये तो आपको पता होगा। आगे आ जाता है, जैसे खिलौना है, खिलौना कार में कसी हुई स्प्रिंग रहती है। तो इस प्रकार से जो स्प्रिंग रहती है, अगर स्प्रिंग खुलती है तो आपका क्या हो जाती है, जो उसमें ऊर्जा विद्यमान होती है उससे क्या होता है, खिलौना आपका चलता है। आगे आ जाता है धनुष की डोरी, यहाँ पे जो है काफ़ी बेहतरीन उदाहरण दिया गया है, ठीक है। तो जो आपकी धनुष रहता है यहाँ पे, ठीक है, अगर आपका धनुष है, अगर आप इसकी स्थिति के कारण इसमें ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, अगर इसको खींचेंगे तो क्या होगा, ये आपका आगे को जो है गति करने लगता है आपका तीर। तो बेसिकली ये आपका स्थिति के कारण ऊर्जा उत्पन्न का एक उदाहरण यहाँ पे है। अब देखते हैं आगे, स्थितिज ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक आपके जो है क्या क्या हो सकते हैं। तो आपका बेसिकली पहला आ जाएगा आपका द्रव्यमान, ठीक है। तो द्रव्यमान आपका जो है स्थितिज ऊर्जा में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जो आपका द्रव्यमान होता है स्थितिज ऊर्जा का, वो आपका पोटेंशियल एनर्जी का, वो आपका इसका प्रोपोर्शन होता है मास का, ठीक है, यानी द्रव्यमान का अनुक्रमानुपाती होता है। तो देखिए वस्तु का द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा तो उसमें स्थितिज ऊर्जा उतनी ज़्यादा होगी, ये आपको यहाँ से पॉइंट याद रखना है। दूसरा आता है वस्तु का द्रव्यमान कम होगा तो स्थितिज ऊर्जा कम होगी। तो ये दोनों पॉइंट है। जैसा मैंने आपको डैम का बताया था, तो डैम में जो पानी यहाँ पे भरा हुआ है, तो इसमें जो है पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, इसका मास जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, द्रव्यमान ज़्यादा है, तो इसलिए उसमें उतनी ज़्यादा यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होगी। चलते हैं नेक्स्ट, आगे देखते हैं। तो देखिए पृथ्वी के तल से ऊंचाई अगर आ जाए तो पीई, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी है जो आपकी, वो आपकी जो है उसके हाइट के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको ये देखने का मिलता है, तो वस्तु की पृथ्वी तल से ऊंचाई जितनी ज़्यादा होगी स्थितिज ऊर्जा उतनी उसमें उतनी ज़्यादा होगी। तो जैसे कि ये डैम का ही उदाहरण है एक सॉलिड, तो अगर पानी यहाँ पे भरा हुआ है, अगर हम यहाँ से पानी छोड़ते हैं तो इसका मास अगर m है यहाँ पे, ठीक है, इस पानी का मास यहाँ पे m है, द्रव्यमान m है। तो इसकी स्थिति के कारण इसमें अगर पृथ्वी से ये इतनी ऊपर है तो इसमें जो है इतनी ज़्यादा स्थितिज ऊर्जा यहाँ पे रहेगी। तो ये स्थितिज ऊर्जा से ही अपनी जो है टरबाइन यहाँ पे घुमाती है। तो इस कारण बेसिकली इसको यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। अगला आता है पॉइंट आकार में परिवर्तन। तो जो आपका आकार में परिवर्तन होता है, वस्तु में जितना ज़्यादा खिंचाव होगा, ऐंठन होगा या झुकाव होगा, उतनी ही ज़्यादा स्थितिज ऊर्जा आपको प्रदान करेगा। यहाँ पे धनुष का उदाहरण है, अगर वस्तु की जैसे धनुष है आपकी, तो धनुष की रस्सी आपने जो है बहुत तेज़ से कसी हुई होती है, तो जितनी तेज़ कसी होगी यानी जितनी अधिक कसी होगी उतनी ज़्यादा उसमें क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा यहाँ पे उत्पन्न रहेगी, ठीक है। अगला पॉइंट आ जाता है किसी ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा। तो यदि m द्रव्यमान की स्थिति है
वस्तु है आपकी और उसे जो है h ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो पृथ्वी का जो है गुरुत्वीय बल m/g, ठीक है। तो ये आपका मास इंटू जो गुरुत्वीय बल होता है आपका, वो नीचे की दिशा में कार्य करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक इसका उदाहरण दिया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। तो देखिए यहाँ पे जो है आपकी कोई वस्तु है आपकी, जो ये है यहाँ पे आपकी जो हाइट यहाँ पे दी हुई है h। तो इस प्रकार से आपका अगर पथ इस प्रकार का है आपका, तो बेसिकली आपकी जो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी वो यह कार्य जो है वस्तु में गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे याद रखना है, तो जो ऊंचाई द्वारा जो है किया गया कार्य होगा आपका बल गुणा विस्थापन होगा, जिसको अगर बल गुणा विस्थापन होता है, ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो बल गुणा विस्थापन होगा। तो बल आपका जैसे फोर्स की बताया था, ठीक है, mg हो गया, m आपका द्रव्यमान हो गया और g आपका गुरुत्वीय त्वरण हो गया, विस्थापन आपका h हो गया, ठीक है। हाइट को विस्थापन मान लो। तो आपका ये यहाँ पे देख सकते हैं आप विस्थापन कैसे h हाइट से हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जो वस्तु यहाँ आ रही है, यानी पथ तो ये है लेकिन विस्थापन इसका टोटल ये है। तो इसको अगर करेंगे तो mgh यहाँ पे आपका फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा, गतिज ऊर्जा का भी फॉर्मूला हमने पढ़ लिया है। तो देखिए यहाँ पे आ जाता है 10 kg द्रव्यमान की वस्तु को, यहाँ पे देखिए एक उदाहरण दिया हुआ है 10 kg द्रव्यमान, यानी मास आपका 10 kg है और उसकी जो है ऊंचाई आप यहाँ पे 6 मीटर दी हुई है। तो इसकी जो है स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, तो बेसिकली आपको ये फॉर्मूले में रख लेना है, ठीक है। तो आपकी अगर आपको स्थितिज ऊर्जा निकालनी है यानी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो mgh यहाँ पे फॉर्मूला है। तो m यानी द्रव्यमान आपका 10 kg हो गया, g आपका यानी गुरुत्वीय त्वरण हो गया, इसको हम 9.8 होता है लेकिन आप इसको 10 मान सकते हैं अप्रॉक्स, ठीक है, अप्रॉक्स में 10 मान सकते हैं। और h आपका यहाँ पे दिया हुआ है 6 मीटर, ठीक है। तो ये बेसिकली 10×100 600, ठीक है। तो 600 जूल आपका यहाँ पे जो है कार्य होगा, ठीक है। तो जो आपकी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी यानी जो स्थितिज ऊर्जा रहेगी वो इसमें 600 जूल यहाँ पे रहेगी। तो आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं ऊर्जा का रूपांतरण। तो देखिए जो ऊर्जा का रूपांतरण होता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन को ही ऊर्जा का रूपांतरण कहते हैं। तो ऊर्जा का अगर एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है तो उसे हम ऊर्जा का रूपांतरण कहते हैं। आपको ये पॉइंट भी यहाँ पे याद रखना है। तो उदाहरण के लिए आ जाता है, एक निश्चित ऊंचाई पर अगर एक पत्थर में स्थितिज ऊर्जा होती है तो जब यह नीचे गिराया जाता है तो जैसे जैसे ऊंचाई कम होती है वैसे वैसे पत्थर की स्थितिज ऊर्जा जो है कम होती जाती है, लेकिन नीचे गिरते समय पत्थर का वेग बढ़ने के कारण पत्थर की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जैसे पत्थर जमीन पर पहुंचता है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा शून्य हो जाती है और गतिज ऊर्जा अधिकतम हो जाती है। तो बेसिकली आपका ये आपकी जैसे कोई बिल्डिंग है, ठीक है, आप इसके टॉप पे चढ़े हुए हो, अगर आप यहाँ से कोई पत्थर फेंकते हो नीचे तो ये आपका धरातल हो गया, ज़मीन होगी, ठीक है। तो ये आपका ज़मीन होगी। अगर आप यहाँ से फेंकते हो तो यहाँ पे जो है इसकी स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है, अधिक हो जाएगी आपकी स्थितिज ऊर्जा। अधिक इसलिए होगी क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि जो ऊंचाई के कारण स्थितिज ऊर्जा इसकी बढ़ती जाती है, ठीक है। तो अगर ये आपका सबसे ज़्यादा हाइट है तो यहाँ पे आपकी स्थितिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा होगी, लेकिन गतिज ऊर्जा यहाँ पे क्या है, गतिज ऊर्जा आपकी यहाँ पे शून्य है। अगर ये यहाँ से आता है नीचे तो जो है इसकी स्थितिज ऊर्जा यहाँ पे कम हो जाएगी, ठीक है। तो जितना नीचे आएगा, अगर हाइट यहाँ पे, ठीक है, h1 मान लो, अगर यहाँ पे h1 हाइट है तो h1 हाइट पे आपकी जो है स्थितिज ऊर्जा यहाँ पे कम हो जाएगी इसकी तुलना में, क्योंकि जितनी ज़्यादा ऊंचाई होगी उतनी ज़्यादा स्थितिज ऊर्जा होगी और जितनी कम ऊंचाई होगी उतनी कम स्थितिज ऊर्जा होगी। लेकिन अगर गतिज ऊर्जा की बात करें तो गतिज ऊर्जा यहाँ पे ज़्यादा होगी यहाँ की तुलना में, क्योंकि गतिज ऊर्जा यहाँ पे ये पत्थर जो है गति कर रहा है, तो गति कर रहा है तो इसकी जो है गतिज ऊर्जा यहाँ पे अधिक रहेगी। अगर नीचे की बात करें तो यहाँ पे जो अगर आप ये धरातल में आता है तो यहाँ पे जो है स्थितिज ऊर्जा यहाँ पे आपकी शून्य हो जाएगी, लेकिन गतिज ऊर्जा की बात करें तो गतिज ऊर्जा आपकी यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगी, यानी सबसे अधिक यहाँ पे गतिज ऊर्जा होगी। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला पॉइंट आता है इसमें, तो इस प्रकार से जो है सारी स्थितिज ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाती है। अगला पॉइंट आता है दूसरा उदाहरण, पन बिजली घर में जो पानी की स्थितिज ऊर्जा होती है ऊर्जा में परिवर्तन हो जाती है, जिसके बाद विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। इसका उदाहरण भी देखा है हमने, जैसे तापीय बिजली घर होते हैं, ठीक है, जहाँ आपके जो है कोयले को की रासायनिक ऊर्जा जो है उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन हो जाती है। तो यही उष्मीय ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा में उत्पन्न होती है। अगला आ जाएगा पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ठीक है, सूर्य के प्रकाश में जैसे पौधे अपना भोजन बनाते हैं, आपको पता होगा। तो इसको जो है
यहाँ रासायनिक ऊर्जा में बनाने में यहाँ पे मदद करते हैं। अगला आ जाएगा ऊर्जा संरक्षण का नियम। ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मार्क कर दो इसको, इम्पोर्टेंट। तो इम्पोर्टेंट है, देखिए जब ऊर्जा कोई ऊर्जा होती है अगर एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होती है तो कुल जो ऊर्जा होती है आपकी बदलती नहीं है, यानी उसकी मात्रा जो है अचर रहती है। तो बेसिकली यहाँ पे कह सकते हैं ऊर्जा की न तो उत्पत्ति होती है और ना ही आपका विनाश होता है। तो यही आपका जो है ऊर्जा संरक्षण का नियम यहाँ पे कहलाता है। हालांकि जो है ऊर्जा का स्थानांतरण जो है एक दौरान कुछ ऊर्जा बेकार हो जाती है और लेकिन निकाय की कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है, ठीक है। तो ऊर्जा जो है एक रूप से बेसिकली दूसरे रूप में यहाँ पे परिवर्तन हो जाती है, इसी को ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। आगे आ जाएगा एक वस्तु के मुक्त पतन के समय ऊर्जा का संरक्षण। तो कोई वस्तु है आपकी, ठीक है, m द्रव्यमान की है और h हाइट अगर उसकी है, तो जैसे ही वस्तु नीचे गिरती है, जैसे मैंने आपको बताया था, तो इसकी जो है स्थितिज ऊर्जा यहाँ पे घट जाएगी। और जो है अगर h ऊंचाई पर गतिज ऊर्जा शून्य होती है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया था आपको गतिज ऊर्जा शून्य होती है, लेकिन जैसे जैसे नीचे आएगा ये गति करेगा उसकी जो है गतिज ऊर्जा यहाँ पे बढ़ती जाएगी। तो मुक्त पतन के समय जो है होता है किसी भी बिंदु पर जो है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग समान रहता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं मुक्त पतन जो होता है बेसिकली आपका गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का वहाँ पे योग समान रहता है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के जो है अचर रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा आपकी यहाँ पे अचर रहेगी। चलते हैं नेक्स्ट। आगे आता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कोई यहाँ पे बॉल दी है, तो बॉल अगर आपका ऊपर से गिर रही है, ये आपका लास्ट पॉइंट है, ये आपका पहला पॉइंट है। यहाँ पे जो है स्थितिज ऊर्जा इसकी अगर 20 जूल है तो यहाँ पे 15 जूल हो जाएगी, धीरे धीरे आपकी ये कम होती रहेगी, ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा यहाँ पे लास्ट में आपकी 0 हो जाएगी। लेकिन गतिज ऊर्जा की बात करें तो इस पॉइंट पे गतिज ऊर्जा जो है आपकी 0 रहेगी, और अगर जैसे जैसे आप नीचे आएंगे तो इस पॉइंट पे गतिज ऊर्जा आपकी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हो जाएगी। तो इस प्रकार से अगर कुल ऊर्जा की बात करें तो कुल ऊर्जा जो है यहाँ पे अगर देखें, अगर पहले पॉइंट की बात करें यहाँ पे, तो कुल ऊर्जा आपकी जो है स्थितिज ऊर्जा आपकी 20 है, 20 जूल, और जो आपकी गतिज ऊर्जा 0 है, तो टोटल आपका 20 जूल हो गया। अगर दूसरे पॉइंट की बात करें, अगर स्थितिज ऊर्जा 15 जूल है, गतिज ऊर्जा आपकी 5 जूल होगी, यहाँ पे 20 जूल हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से सी पॉइंट पे बात करें तो 10 जूल स्थितिज ऊर्जा, 10 जूल गतिज ऊर्जा, 20 जूल आ गया। इस पॉइंट की बात करें 5 जूल स्थितिज ऊर्जा और 15 जूल आपकी गतिज ऊर्जा, तो 20 जूल आ गया। और यहाँ पे 0 जूल आपकी यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा और 20 जूल आपकी गतिज ऊर्जा, तो टोटल 20 जूल आ गया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो ऊर्जा का रूपांतरण एक रूप से दूसरे रूप में हो रहा है, लेकिन जो है यहाँ पे ऊर्जा जो है यहाँ पे स्थित रहती है, ठीक है, यानी अचर रहती है, यानी कांस्टेंट यहाँ पे ऊर्जा आपकी रहती है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है कार्य करने की दर, ठीक है। तो बेसिकली जो आपकी कार्य करने की दर होती है उसको ही हम क्या कहते हैं, शक्ति यहाँ पे कहते हैं, यानी यहाँ पे पावर कहते हैं। तो यहाँ पे पढ़ते हैं कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, या ऊर्जा रूपांतरण की दर को शक्ति कहा जाता है, ठीक है। तो ऊर्जा रूपांतरण की दर आपका शक्ति कहलाएगी। तो देखिए शक्ति जो आपका पावर होता है किया गया कार्य बटे समय, तो पावर इक्वल टू आ जाएगा आपका किया गया कार्य यानी वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। तो आपको ये यहाँ से याद रखना है, इंपॉर्टेंट फार्मूला यहाँ से सूत्र बन सकते, सूत्र के फॉर्म में आपसे एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पी शक्ति होगी, डब्ल्यू किया गया कार्य, और टी आपका जो है लिया गया जो है समय होगा। तो शक्ति के मात्रक की बात करें तो शक्ति का मात्रक जो होता है जूल पर सेकेंड होता है, ठीक है। तो जूल पर सेकेंड ये इसलिए आता है क्योंकि आपका वर्क अपॉन टाइम आ गया, ठीक है। तो वर्क आपका जूल में मापते हैं और टाइम आपका सेकेंड में मापते हैं, तो ये आपका ऊपर चले जाएगा तो जूल पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ आपका इन्वर्स हो जाएगा तो या इसको कह सकते हैं जूल पर सेकेंड, यहाँ पे आपका शक्ति का मात्रक आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे आता है आपका जब 1 जूल कार्य जो है 1 सेकेंड में होगा तो शक्ति आपकी 1 वाट होगी। तो बेसिकली अगर 1 वाट को अगर आपको डिफाइन करना है तो 1 जूल कार्य आपका 1 सेकेंड में होगा, यही आपका जो है 1 वाट कहलाएगा, ठीक है। तो 1 वाट की परिभाषा आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर औसत शक्ति की बात करें, एवरेज पावर जो होती है आपकी, वो किया गया कुल कार्य या उपयोग की गई कुल ऊर्जा बटे लिया गया कुल समय, तो आपका जो है टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम यहाँ पे आ जाएगा। तो टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम आपका जो है एवरेज पावर यहाँ पे आ जाएगी। तो ये भी फॉर्मूला आपको यहाँ से याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है आपका
विद्युत विद्युत जो संघनित्र होते हैं उनकी शक्ति, ठीक है। तो जो विद्युत उपकरण होते हैं उनके द्वारा विद्युत ऊर्जा का उपयोग जो है करने की दर को विद्युत उपकरण की शक्ति कहते हैं। तो जो आपकी बेसिकली कह सकते हैं जो विद्युत उपकरण होते हैं आपके, ठीक है, तो उनके द्वारा जो आपकी ऊर्जा का उपयोग किया जाता है तो उसको ही जो है विद्युत उपकरण की शक्ति कहते हैं। तो शक्ति का बड़ा मात्रक जो आपका होता है किलोवाट होता है। जैसा कि आपको पता है 1 किलोवाट में जो आपका होता है वो आपका 1000 वाट यहाँ पे होता है। तो आपको ये यहाँ से याद रखना है, ठीक है। 100 वाट मत कर देना इसको, ठीक है। ये आपका 1000 वाट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, 1 किलोवाट में। यहाँ पे आप इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया है, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए एक वस्तु जो है 5 सेकेंड में 20 जूल कार्य करती है तो इसकी शक्ति कितनी होगी। तो पावर का फॉर्मूला मैंने बताया था वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। तो बेसिकली आपका जो कार्य है वो आपका 20 जूल हो गया और टाइम आपका हो गया 5 सेकेंड, ठीक है। तो 20/5 आ जाएगा जो आपका यहाँ पे 4 वाट यहाँ पे आपका टोटल शक्ति आ जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली आपको इस फॉर्मूले पे यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला आता है ऊर्जा का जो व्यावसायिक मात्रक होता है, ठीक है। तो बेसिकली आप जो व्यवसाय होता है उसमें ऊर्जा का उपयोग होता है, ठीक है। जैसे आपका व्यावसायिक मात्रक बोले तो जैसे आपके घरों में जो बिजली वगैरह आ रही है तो उसके लिए भी एक मात्रक होता है, तो उसको जो है किलोवाट घंटा में उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ऊर्जा के जो बड़े मात्रक होते हैं, अगर व्यावसायिक जैसे कोई फैक्ट्री वगैरह है, कंपनी वगैरह है, तो उनमें जो है बेसिकली ऊर्जा का जो है खपत बहुत ज़्यादा रहती है, तो उसमें जो है आप वाट का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। वाट का प्रयोग करेंगे तो बेसिकली बहुत हाई अमाउंट में चला जाता है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है आपका किलोवाट घंटा का आपका प्रयोग होता है। तो जो ऊर्जा का बड़ा मात्रक है वो आपका किलोवाट घंटा होता है। तो देखते हैं किलोवाट घंटा को किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। तो जो आपका 1 किलोवाट होता है, ठीक है, वो आपका 1 घंटे के लिए जो है अगर उपयोग में लाया जाता है तो उसकी जो है 1 किलोवाट ऊर्जा व्यय होगी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जो अगर एक किलोवाट का जो आपका उपकरण होगा, तो 1 किलोवाट का उपकरण अगर आपका 1 घंटे तक प्रयोग होता है तो आपकी उसकी जो वहाँ पे जो उसकी ऊर्जा होगी वो आपकी 1 किलोवाट घंटा कहलाएगी। आप इसी से यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1 किलोवाट घंटा किसको कहेंगे। तो 1 किलोवाट आवर, ठीक है। तो 1 किलोवाट घंटा, तो एक किलोवाट का अगर आपका उपकरण 1 घंटे के लिए आपका जो है ऊर्जा व्यय करता है तो वह आपकी व्यय ऊर्जा आपकी 1 किलोवाट घंटा कहलाएगी। अगला आता है किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध, ठीक है। तो देखिए जो किलोवाट घंटा होती है वह ऊर्जा का बड़ा मात्रक है, लेकिन जो आपका किलोवाट प्रति घंटा की दर से यहाँ पे ऊर्जा व्यय होती है। पढ़ते हैं इसको। तो देखिए जो 1 किलोवाट घंटा होता है 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, ठीक है। तो मैंने आपको जैसे बताया था 1 किलोवाट घंटा हो गया आपका 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। तो आपका 1 किलोवाट में अगर कितने वाट होते हैं, आपको 1000 वाट यहाँ पे होते हैं, मैंने आपको बताया, ठीक है। 1 घंटे में आपके सेकंड आ गए 3600 सेकंड। तो बेसिकली ये आ गया आपका, तो आपका आ गया 36 लाख जूल यहाँ पे जो है 1 किलोवाट घंटा में होते हैं। तो बेसिकली आप फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, अगर आपको बेसिक पता होंगे तो आप जो है कितने भी अगर आपको किलोवाट घंटा निकालना हो तो आप निकाल देंगे। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं। तो जो आपका 1 किलोवाट घंटा होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल यहाँ पे होता है, ठीक है। तो इसी को हम 1 यूनिट कहते हैं। तो घर में सुना होगा आपने कि 1 यूनिट बिल आ रखा है, ठीक है। तो 1 यूनिट बेसिकली आपका ये होता है जो आपका 1 किलोवाट घंटा होता है, तो उसको ही 1 यूनिट कहा जाता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है इससे रिलेटेड, यहाँ पे देख सकते हैं 60 वाट का जो एक बल्ब है प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग होता है, तो बल्ब द्वारा एक दिन में खर्च की गई जो ऊर्जा होगी यूनिटों का परिकलन कीजिए, यानी कितनी यूनिट जो है बल्ब यहाँ पे ख़त्म कर रहा है, ठीक है। तो पी की बात करें पावर उसकी 60 वाट है, ठीक है। तो 60 वाट को अगर हम किलोवाट में कन्वर्ट करें तो 60 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा आपका 1000, 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका सीधे 100 से यहाँ पे अगर भाग दे देंगे तो 0.06 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर 2 प्लेस है 2 शून्य 2 0 यहाँ पे है तो यहाँ से इसके आगे जो है यहाँ पे 1 2 2 के बाद यहाँ पे आपका दशमलव लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 2 उसके बाद आपका पॉइंट लग जाएगा, तो 0.06 किलोवाट आपका आ जाएगा। अगर घंटे की बात करें तो 6 घंटे ये उपयोग में किया जाता है, तो इसकी ऊर्जा जो है कितनी लेगा ये यहाँ पे, ठीक है। तो ऊर्जा जो आपकी यहाँ पे आएगी शक्ति गुणा लिया समय, ठीक है।
तो शक्ति आपकी होगी 0.06 इंटू जो आपका समय हो गया 6 आवर, तो बेसिकली आ गया आपका 0.36 किलो वाट घंटा। ठीक है, तो यानी 0.36 आपकी यूनिट यहाँ पे आ जाएगी। अगर आपको बोला जाता है कि एक यूनिट ऊर्जा की वैल्यू कितनी होती है, तो आपका आ जाएगा 1 किलोवाट घंटा इसकी जो है, 1 यूनिट और 1 किलोवाट घंटा आपका बराबर होता है। तो आगे आ जाता है आपके प्रश्न बैंक। ठीक है, क्वेश्चन बैंक। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या क्या बन सकते हैं। कार्य का मात्रक परिभाषित कीजिए। कार्य का मात्रक क्या है, जूल है आपका। ठीक है, 1 किलो जूल को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो 1 किलो जूल आपका जो है मैंने आपको बता रखा है कि किस प्रकार से 1 किलो जूल को हम परिभाषित कर सकते हैं। आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो आप वीडियो को पीछे जाके यहाँ पे देख सकते हैं। एक उदाहरण दीजिए जिसमें बल द्वारा धनात्मक कार्य किया जाता है। तो धनात्मक कार्य बेसिकली तब होता है जब आपका जो है कोई कार्य यहाँ पे होता है। अगर आप किसी पिंड पर अगर आप बल लगा रहे हैं, ठीक है, बल की दिशा में बल लगा रहे हैं। अगर कोई पिंड है इस दिशा में गतिशील है, अगर आप इसी दिशा में यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, तो आपका बेसिकली यह धनात्मक कार्य कहलाया जाएगा। अगला आता है एक उदाहरण दीजिए जिसमें बल का ऋणात्मक कार्य होता है। तो ऋणात्मक कार्य, अगर बल गति इस दिशा में, आपका जो है फोर्स इस दिशा में लगा रहे हैं, तो आपका ऋणात्मक कार्य यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनता है ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। तो इसको आप आराम से लिख सकते हैं। कार्य तथा ऊर्जा के मात्रक लिखिए, ये भी मैंने आपको बता दिया है। शक्ति को परिभाषित कीजिए। तो शक्ति को भी परिभाषित कर सकते हैं, P = W/T। ठीक है, 1 वाट शक्ति को परिभाषित कीजिए, ये भी बताया है। 1 किलोवाट घंटा की परिभाषा दीजिए। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा बेसिकली अगर आपका यहाँ पे बता देता हूँ, 1 किलोवाट घंटा अगर आपका 1 किलोवाट का उपकरण आपका 1 घंटे तक चलता है, तो बेसिकली आपका 1 किलोवाट घंटा यहाँ पे आपकी जो है शक्ति हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट, अगले आते हैं। इस प्रकार से आपके यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं। गतिज ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या हो गया, 1/2 mv²। यहाँ पे गतिज ऊर्जा का सूत्र हो गया। किसी वस्तु की जो है स्थितिज ऊर्जा किन किन कारकों पर निर्भर करती है। आपकी हाइट पे निर्भर करती है ये, ठीक है, मास पे निर्भर करती है। तो ये बेसिकली आपके ये 2 पॉइंट यहाँ पे हो जाएंगे। अगला आता है किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी जब ऊंचाई को दुगनी कर दिया जाए। अगर आपकी ऊंचाई दुगनी हो जाएगी तो स्थितिज ऊर्जा उसके जो है दुगनी हो जाएगी। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा जो है आपके द्रव्यमान पर 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं। तो 1 किलोवाट घंटे की बात करें तो इसमें आपकी 1000 वाट होते हैं। ठीक है, अगर जूल की बात करें तो इसको आप जूल से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। अगला आ जाता है ऊर्जा संरक्षण का नियम किसे कहते हैं। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम हो गया, आपको ना ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं और ना ही आप ऊर्जा संरक्षण का नियम आ गया आपका, ऊर्जा का जो है एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है, यानी ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। तो यही आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। अगला आता है किया गया कार्य किन किन राशियों पर निर्भर करता है। तो जो आपका किया गया कार्य होता है वो बेसिकली बल पर निर्भर करता है, वस्तु की ऊर्जा पर निर्भर करता है, किस प्रकार की यहाँ पे ऊर्जा है। अगला आ जाता है ये आपका यहाँ पे दिया है 100 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु जो है 5 मीटर तक खींची जाती है। किए गए कार्य को परिकलित कीजिए। जी आपको यहाँ पे रखना है 10। ठीक है, तो यहाँ पे 9.8 होता है, लेकिन आपको यहाँ पे 10 रखना है। अगला क्वेश्चन बन जाता है m द्रव्यमान की एक वस्तु जो है 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिशील है। इसकी गतिज ऊर्जा 22 जूल है और इसके वेग को दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर आज हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया है। तो जो हमने आज का चैप्टर पढ़ा, ठीक है, ऊर्जा व कार्य यानी कार्य व ऊर्जा पढ़ा हमने। तो उम्मीद है दोस्तों आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो यार अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जिनको इसकी आवश्यकता है। जो भी आपके दोस्त वन दरोगा की प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए आप जो है इनको शेयर कर दो। और एक बात और दोस्तों, अगर आप NCERT नहीं पढ़ रहे हो हमारे साथ पढ़ लो। ठीक है, आराम से बहुत मज़ा आएगा आपको, जो है आपका मन लगा रहेगा पढ़ाई में। ठीक है, तो आपका बेसिकली यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट जो हैं सभी कॉन्सेप्ट मैं आपको लिख के देता हूँ, यहाँ से आपके क्लियर हो जाएंगे, जो कि आप आसानी से देख सकते हैं वीडियो में किस ढंग से यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप वन दरोगे की तैयारी कर रहे हो तो छोड़िए मत। ठीक है, हर एक चैप्टर को देखिए। मैं आपको यहाँ पे हर चैप्टर के जो है इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आप जो है इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं यहाँ से आप उनको नोट कर लीजिए। यहाँ से आपके जो है काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे बनने वाले हैं। ठीक है, एग्जाम में आपके यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर नए हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। और एक और बात बतानी थी आपको कि आज से हम जो है 2 वीडियोज़ यहाँ पे अपलोड करेंगे ताकि हमारा सिलेबस जो है जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। अगर हो सकता है आप एक वीडियो को जो है 2-3 बार देखिए। ठीक है, इससे आपका रिवाइज हो जाएगा और जो है आपका जो है कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएगा।
तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले ही सेशन में धमाकेदार सेशन के